हम लोग गया में हैं और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। मांझी जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि आपने 1980 के दशक में अपनी राजनीति की शुरुआत की, पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की। उसके बाद अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ आप मंत्रिमंडल में रहे, सरकार में जुड़े रहे। इस सब के बीच में कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि आपकी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है या जो आपकी पॉलिटिक्स है वो एग्जैक्टली है क्या? देखिए, चाहे पशु हो या कोई हो, जब प्यास उसको बुझाना है तो पानी के नजदीक जाया करता है लोग। तो उसी प्रकार से राजनीति में हम कोई राजनीति को पेशा नहीं माना है, सेवा माना है। और अगर पेशा और पैसा कमाने की बात अगर होती तो 1966 में हम ऑनर्स ग्रेजुएट रहे हैं और इतना अच्छा ब्रिलियंट मेरा करियर था कि जिसको हमने पढ़ाया आज वो पदाधिकारी है। तो हम भी पदाधिकारी बन करके रह सकते थे, लेकिन दिमाग में मेरी बात बनती थी कि जो भी हो हम समाज सेवा में आए। समाज सेवा में आए तो बिहार विधानसभा में पहुंचकर जनता की बातों को कैरी आउट करना मेरा था। न हमको मंत्री बनने का मामला था, न विभाग से मामला था, और चीफ मिनिस्टर तो खैर जीवन में हम सोचते भी नहीं थे। सब मिला, दैट इज़ ओनली द ग्रेस ऑफ द गॉड कि हमको मिला। अब रही बात कि यहाँ रह कर के हम आज भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा का मतलब ये हुआ कि हमारे शेड्यूल कास्ट जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, आप भी मानेंगे कि 74 वर्ष आज़ादी के हो गए, जो अपेक्षित उसका डेवलपमेंट था, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। आप मान कर सकते हैं कि अगर लिटरेसी रेट को ही पिछड़ापन का अगर मान लिया जाए मानदंड, तो हमारे बिहार में लगभग 65 से 70% तक लिटरेसी रेट है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 30% है, 28 से 30% है। और शेड्यूल कास्ट में भी कुछ तबके के लोग हैं जिनका लिटरेसी रेट 5% है, 6% है, 10% है। तो आप जोड़ सकते हैं कि इस 74 वर्ष में हम कहाँ चले आए। इसी का क्या होना चाहिए, क्या इसका निदान है, तो हम राजनीति में आने के पहले से सोचते थे। और वो सोच हमारी ये थी, जो हमारी सोच नहीं, वो अंबेडकर साहब की सोच थी, लोहिया जी की सोच थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर सचमुच में इसको इम्प्लीमेंट लोग कर देते तो न हमको आरक्षण की आवश्यकता थी, और न ही जो जात पात के नाम पर समाज बटा है नहीं बटता, क्योंकि सब सामर्थ्य लोगों को पूजा करते हैं। आज हम शेड्यूल कास्ट हैं, जिस कम्युनिटी के हेत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप भी देखिएगा कि बहुत लोग आते हैं पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो जात के नाम पर नहीं हो, बात करते हैं कि साहब इनमें कुछ है क्वालिटी जिसके चलते। तो उसी तरह से क्वालिटी डेवलपमेंट अगर हमारे समाज में लोग होता, और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही होता, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसी के लिए हम इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और फिर आज जुडिशरी है, जुडिशरी में हमारे लोग जहाँ एक्यूज्ड बनते हैं उनको सज़ा हो जाती है, और जहाँ पर हम फर्स्ट पार्टी बनते हैं तो जो एक्यूज्ड है साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो जाता है, चाहे मैसेकर हो, नरसंहार हो, उसमें ऐसा देखा गया है। क्यों? इसलिए कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं। और उसके बाद भी है, प्रमोशन में आरक्षण है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, डबल मतदाता सूची का मामला है, ये सब बहुत बड़ा आप विषय है। जुडिशरी में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप जिस पार्टी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एनडीए के अलायंस में, उसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके कई नेताओं का बयान आता है, उनकी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और इसी वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार ने ऑगमेंट किया एक कानून जिसमें जाति के आधार पे नहीं बल्कि आय के आधार पे एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन, जो अगड़ी जातियाँ हैं, नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी की जातियाँ हैं, उनको रिजर्वेशन मिला।
जो हमने पहले बात कही उसी को इसको जोड़ के देखिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दे करके समाज में एक तरह से बंटवारा होता है। कितनों क्वालिफाइड आप क्यों न रहेंगे, प्रशासन में चाहे मंत्रिमंडल में। आप जाइएगा रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से तो लोग कहेगा हाँ ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, दैट मीन्स कि हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को मिटाने का एक ही उपाय था कि जो सबको शिक्षा, सामान्य शिक्षा हो, और जब हम एक साथ पढ़ करके एक तरह से खाना, एक तरह से कपड़ा लगता है, एक टीचर पढ़ाएगा, एक वातावरण में रहेंगे, वहाँ से जब बच्चे या बच्चियाँ आगे निकलेंगी तो उसमें कास्टिज्म नहीं होगा। और आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, बाय वर्च्यू ऑफ मेरिट तो लोग ले लेंगे जॉब। तो फिर यही दोनों चीज़, जो कास्टिज्म और जो आरक्षण का दंश हम लोग हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं, उसका एक ही उपाय है। जैसे दूसरे देशों में भी होता है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, ये सब में है कि सरकारी स्कूल ही हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं हैं। बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी खर्च से पढ़ते हैं, और उसी तरह से सब एक तरह से राज्य के लिए, देश के लिए काम करते हैं और समान जीवन व्यतीत करते हैं। वही तो अम्बेडकर साहब ने कहा था यहाँ। तो एक चीज़ करना चाहिए, उसमें आरएसएस का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या हम लोग हैं, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जो बेसिक चीज़ है उसको हम कैसे चालू कर सकते हैं, और वो बदकिस्मती वजह अभी नहीं चालू हो रहा है। इसीलिए लीडर्स हैं वो जिम्मेदार हैं, जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, जिनके हाथ में ये सत्ता है, निश्चित में जिम्मेदार हैं। डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद कहेंगे, उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हम लोग थकते नहीं हैं, बखान बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। अम्बेडकर साहब के बारे में हम लोग जय भीम कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। जो उन्होंने कहा उसको कहाँ तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सोचना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हमने कहा कि आज एक प्रेमाइसेज में शेड्यूल कास्ट का बच्चा, सबके बच्चा रहे, पढ़े, खेले, कूदे, तो एक तो उसके जो हीन भावना रहती है कि हम फलना समाज में, वो दूर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि एक तरह की पढ़ाई होगी तो गरीब के बच्चे अमीर के बच्चे से तेज़ होते हैं, तो निश्चित है कि कुशाग्र बुद्धि का फ़ायदा लेकर के वो बच्चा अपना मुकाम पर पहुंच सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग आज तक होने नहीं दिया। यहीं पर कहीं न कहीं कनिगनेस है। इसी कनिगनेस के चलते जो समाज हाशिए पर है, और सिलेक्टेड कुछ लोग हैं अपना सारा लाभ ले रहे हैं। तो इसमें हम आरएसएस की बात मैं नहीं करता हूँ, सबकी बात मैं करता हूँ। जिसके जवाबदेही जो सरकार में यहाँ रहे और आज तक कैरी आउट किया प्रशासन, उनको अमूल चूल, जैसे टर्की में अतातुर्क कमाल पाशा किया था, क्या किया था वो? आज टर्की कहाँ है? माओ सेतुंग किया चाइना में, वो शासक बन के नहीं किया, सुधारक बन के किया, और आज कहाँ चाइना है? तो उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह की बात होती तो आज न जाति का झगड़ा होता, न रिजर्वेशन का झगड़ा होता, न पंथ का झगड़ा होता। सब लोग अब समान रूप में देश के हित में अपना काम करते, उसकी बड़ी ज़रूरत है। अब कह सकते हैं कि अमुक ऐसा सोचता है, उसी के साथ आप हैं, उसी के साथ। तो हमारा कहना है कि अगर मेरे कपड़ा में कुछ गंदगी लग गई है, जब तक ये हाथ नहीं लगावेंगे तब तक गंदगी दूर नहीं होगी। तो हम उनके साथ मिल करके, क्योंकि सत्ता है उनके पास, पावर है, अगर हम सिर्फ चिल्लाते भी रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है? उनसे मिल करके, मरौवत से समझा करके, हम लोग को विश्वास है कि जिस दिन समझ जाएंगे वो, उस दिन मामला क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम उन लोगों से मिले भी हैं, और जब कभी चेंज होने की बात होती है तो इसी चाह में और इसी खोज में हम कहीं अगल बगल होते हैं, न कि हम मंत्री बन जाएंगे, न कि हम करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। आज आप उदाहरण है आपके सामने, देखिए कि 5 साल विधायक हो गया, 10 साल विधायक हो गया, और करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। हम तो 40 साल से विधायक हैं, और आज टोटली हम लोग अपना पे पर डिपेंड करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ही है, अगर पैसा कमाना होता, ना हमारे कोई इंडस्ट्री है, ना हमको 10-20 गो बसें चलती है, ना हमको और किसी प्रकार का ठेकेदारी है, न कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करते हैं। हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, उस तर्ज पर हम लोग करते हैं और उसी पर रह रहे हैं। जीतन राम मांझी जी की जो राजनीति है वो सत्ता की धुरी से जुड़ी हुई है, लेकिन बदलाव के लिए है। ये चुनाव जो है, आपने जातियों की बात की, ये चुनाव कहीं ना कहीं लग रहा है जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान, जिन पे आरोप लग रहा है बी टीम है, वो आपके वोट काटने में लगे हुए हैं या जीतने की कवायद कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी की सभाओं में भीड़ आ रही है। तीसरी तरफ एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे पे एक सिकन दिखती है जब वो चुनावी सभा करते हैं। तो इस बीच में मैं ये समझना चाह रहा था कि आपका आकलन क्या कहता है कि एनडीए
जहां जातिगत समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है, वो इस चुनाव के बाद कहां पे स्टैंड करेगी? देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में हम लोग हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए में खास करके भाजपा का जो बहुत ऐसा आइटम्स हैं जिसको माना जाता था कि नीतीश कुमार साथ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार न्यूट्रल रह करके भी आज भाजपा के साथ हैं। चाहे जो भी 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, इस सब में अपना इनका स्टैंड है। उसी प्रकार से हम लोगों का अपना स्टैंड है, हम नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ रह करके ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लेकिन एनडीए चुनाव के और बाद रही बात नहीं, जवाब सुन लीजिए। रही बात आपने कहा कि तेजस्वी के मीटिंग में भीड़ हो रही है, वो भीड़ दो प्रकार की होती है, एक साइलेंट समझने वाला और दूसरा है हुल्लड़बाजी करने वाला। तो उनके मीटिंग में 1500 आदमी आता है, हुल्लड़बाजी करता है और उससे लगता है कि बहुत पॉपुलर है। और इसका एक उदाहरण हम 1977 की बात देते हैं। उसमें तत्कालीन इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के मीटिंग में बहुत भीड़ हुआ करती थी। उसका कहीं कोई ये नहीं था, सबको लगता था इंदिरा गांधी नहीं हारेगी, लेकिन स्थिति हो गई कि इंदिरा गांधी कहीं नहीं जीती, अपने भी हार गई थी। तो भीड़ परिणाम का कोई ये नहीं होता है, दो तक नहीं होता है। तो इसीलिए भीड़ उमड़ना अलग है। रही बात इसका चिराग का, तो चिराग के बारे में हम बोलते रहे हैं। उनके पिताजी राजनीतिक थे, ये राजनीतिक नहीं है, ये तो सिनेमा में रहते थे, अब एक पॉलिटिक्स में है। तो उनका डिसीजन ये गलत है और कंट्राडिक्टेड है कि नीतीश कुमार बहुत गलत हैं और नीतीश कुमार को समर्थन देने वाला ये मोदी जी जब ठीक हैं तो ये बात होगी क्या? अगर आप मोदी जी को बहुत अच्छा समझते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, जो कि नीतीश कुमार को प्रशंसा करते हैं। और ऐसे भी है ना, बाइबल में है ना कि भगवान उसी को मदद करता है, उसी को प्यार करता है जो भगवान के बनाए हुए चीज़ों को वो प्यार करता है। तो वही बात है, भगवान अगर मान लिया जाए कि ये हैं मोदी जी हैं और आप कहते हैं मोदी जी ठीक हैं, लेकिन उनके बनाया हुआ नीतीश कुमार को आप गाली देते हैं, तो इसका मतलब आप उनको भी गाली दे रहे हैं। ये बात को जनता बखूबी समझती है और इसी के लिए देखिएगा चुनाव आने का कि शायद एक आध गो सीट बिहार में उनको मिल जाए। सब जगह लोग यही समझ रहा है कि वो वोट कटवा है। जी, लेकिन एनडीए किस पोजीशन पे पहुंचेगी चुनाव के अब बाद? हम लोग कहते हैं कि हर जगह एनडीए की हवा बह रही है, हम लोग 200 सीट से ऊपर जीतने वाले हैं। 200 सीटों से जी ज़्यादा। हाँ, ऊपर जीतेंगे। बीजेपी क्या एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बन के उभरेगी? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अमित शाह की बात सुने होंगे। अमित शाह ने कहा कि अगर हमको ज़्यादा सीट भी आ जाती है तो भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार रहेंगे। तो ये भ्रम की बात फैलाने की जरूरत नहीं है, एकदम क्राइस्टल क्लियर लोग कर दिया है। भाजपा को ज़्यादा सीट भी आ जाए, सरकार बनाने लायक भी आ जाए, लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, ये उन लोगों की घोषणा है। आप जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दो और सवाल हैं सर, क्विकली लेते हैं। आप जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इमामगंज की सीट, वहाँ पे ये माना जाता है जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है और पिछले आप लंबे समय से वो आपके साथ रैली करता रहा है। लेकिन इस बार जिस गठबंधन में आप हैं, बीजेपी CA/NRC का कानून लाती है और JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पिछले हफ्ते ही उन्होंने दोबारा से कहा कि कोरोना की वजह से CA डिरेल हुआ, वो वापस आएगा। तो क्या ऐसे में अल्पसंख्यक समाज उन पार्टियों पे, उन नेताओं पे भरोसा कर पाएगा जो CA/NRC जो पार्टी लेके आई है उसके साथ खड़े हैं? देखिए, आप हमारे इमामगंज डुमरिया यानी इमामगंज क्षेत्र के संदर्भ में बोलते हैं। वहाँ का सिनारियो दूसरा है। वहाँ का सिनारियो है कि 10 साल 15 साल वहाँ के विधायक उदय नारायण चौधरी जी लेट स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर बहुत तरह का मिसडीड्स किए हैं। किसी को फंसाना हो, किसी पर केस करना हो, किसी से कमीशन लेना हो, अनेक प्रकार का माने कहा नहीं जा सकता है। इससे वहाँ के लोग दुखी थे और हम तो मखदूमपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और थे भी वहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दर्जन 3 दर्जन लोग हमारे घर पर 2-2 दिन 10-10 दिन तक धरना दिया। क्या कि देखिए वो स्पीकर रहे हैं, कोई भी उनके नज़दीक जाएगा कोई टिकेगा नहीं। आप मुख्यमंत्री रहें, आप लड़िएगा तो उसको हरा दीजिएगा, आप कुछ मत कीजिए, हम शांति चाहते हैं। वो शांति के चक्कर में वहाँ पर हम मात्र 3 दिन 2015 में चुनाव लड़ने के लिए गए थे, वो भी हेलीकॉप्टर से भाषण दिया और हम 30,000 वोट से जीते थे।
आज भी वही स्थिति प्रिवेल कर रही है कि वो घर घर घूम रहे हैं, घर घर में झगड़ा लगाना, बड़े लोग जो हैं पूंजीपति लोग हैं उनको ये कहना। अब लाल सलाम जिंदाबाद का भी नारा वो दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हताश हो करके वो अब इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता बहुत आज उत्साहित है, साइलेंट है कि सब वोट जो हम 30,000 से जीते थे इस बार हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ का सिनेरियो ये है। विकास तो है ही है, नीतीश कुमार जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी का भी है। विकास की बातें अब वहाँ पर साइड है, ट्रैक है, एक ही वहाँ है कि 5 वर्ष शांति रही है। फिर अगर जीत जाएंगे तो 5 वर्ष शांति देंगे तो बराबर के लिए वो आदमी यहाँ से नाता तोड़ लेगा। इसीलिए वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं और दिए हैं। CNRC पे आपका स्टैंड क्या है हम पर्सनल? शुरू से हम लोग करने सीए हैं, एनआरसी और सीए के खिलाफ हम लोग बात किया है कि वो सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, उसमें गरीबों का भी है। किसी गरीब को अगर दस्तावेज सोचिएगा तो कहाँ से दस्तावेज ला के देगा? इसका मतलब है कि वो यहाँ का ये नहीं रहेगा। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए भी इस मुद्दा पर भी हम लोग बात करेंगे। हम 10 गो 20 गो 50 गो टोलों की बात करेंगे जहाँ बहुत लोग रह रहे हैं। हम ही कहते हैं, हमारे ग्रैंड फादर अगर ग्रैंड फादर के बारे में पूछा जाएगा तो उनको कोई ज़मीन नहीं थी। हम लोग जब पैदा हुए थे 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेत ज़मीन खरीदा है तो हम रिकॉर्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा हमको कि 1940 के पहले का कोई रिकॉर्ड दीजिए तो हमारे पास नहीं है। अब हम नहीं है, करोड़ों में ऐसी संख्या है। तो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का मामला नहीं है, गरीब का मामला है, जिसको कि कहा जा सकता है कि साहब इसका कोई दस्तावेज नहीं है तो ये विदेशी है। तो एक चीज़ नहीं चलेगा यहाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता होगी। और अगर इसमें कोई क्लाउज सुधार की बात हो जिसके चलते पैनिकी नहीं फैले, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमको विश्वास है कि इसके बात को हम लोग उदाहरण देकर समझाएंगे तो लोग समझ जाएंगे और इस पर जो पैनिकी फैली है अपने आप भरम दूर हो जाएगी। एक और कानून है शराबबंदी का कानून, जिसके प्रचारक जो हैं, स्टार प्रचारक कैंपेनर जो हैं वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद हैं। लेकिन हम जब गाँव में घूमते हैं तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त उन पे धाराएं चल रही हैं, जेल गए हैं, महिलाएं भी परेशान हैं। हालांकि एक तरफ उनमें राहत दिखती है शराबबंदी की वजह से, लेकिन एक डिससेटिस्फैक्शन है। आप का क्या स्टैंड है शराबबंदी के कानून को लेके? देखिए, गंगा का पानी तो अमृत माना जाता है, हरिद्वार तक के माना जाता है। अब गंगा को इतना लोग गंदा कर दिए कि पटना का पानी पीने लायक नहीं रह गया, समुद्र में जाकर के और मैली हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कानून कोई गलत नहीं है, कानून सब ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी है। और इम्प्लीमेंटेशन में जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो बात आप बोल रहे हैं वही होगा। पुलिस है, बड़े लोगों को नहीं पकड़ती पुलिस, पैसा लेके छोड़ देती है। और गरीब को इसलिए कि पकड़ के लाओ, इतना को लाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चल जाएगी। तो जो छोटा छोटा लोग है उसको पकड़ के जेल भेज देते हैं। टारगेट पूरा किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पे। ना, वो तो पुलिस वाले जिसको कहा गया है काम करने के लिए वो कर रहा है। इसमें सरकार का कहाँ दोष है? हाँ, जनता का दोष है, हम लोगों का दोष है कि हम लोग इसके लिए सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अमुक आदमी वैसा कर रहा है तो छोड़ देते हैं हम लोग। ये दरोगा काम कर रहा है तो छोड़ देते हैं। ये फलना जगह जा रहा है, हज़ारों कार्टून जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, पैसा लिया तो भी हम वहाँ नहीं करते हैं। अगर उसमें जनता तैयार हो जाए तो हम समझते हैं कि वो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इसमें हम समाज सेवकों का, जनता का, प्रतिनिधियों का इसमें दोष है कि हम लोग जो घटना घट रही है उसको हम लोग देखते रह जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि घटना घटाने वाला उतना दोषी नहीं है जितना घटना को देखने वाला दोषी है। तो उस आधार पर मैं कहता हूँ कि यहाँ जो गलत हो रहा है शराब के नाम पर, उसमें हम लोगों को जागृत होना चाहिए। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं, हम लोग को साहस करना चाहिए। बहुत से समाज सेवक ऐसे हैं जो उसके खिलाफ बहुत कुछ करते हैं और मामला स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अधिकांश जगहों में ऐसा हो रहा है कि लोग डेयर नहीं करता, होने दो, ऐसा हो रहा है तो क्या करें। ये भावना जब तक नहीं आएगी, नहीं है, सरकार की नीति है, इससे सबको फ़ायदा है, हमको भी साथ देना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो बना हुआ तो है कि स्कूल कमेटी बना दी गई है, 5 आदमी वहाँ पर हैं, तो 5 आदमी को जो मास्टर है किसी को जात के नाम पर, किसी को पैसा के नाम पर भुला देता है और जो मनमानी है पढ़ाता नहीं है और जो वहाँ पैसे आते हैं खर्च कर देता है अपना एरिया में। तो इसमें सरकार का दोष है। सरकार तो उसके लिए तो बना दिया, वो उसको ये करना चाहिए। तो हमारे जो लोग भी हैं उनको
में राष्ट्रहित की भावना होनी क्या आप चाहिए। पुश करें कि इसको, इस कानून को थोड़ा ईज ऑफ करना चाहिए? वो बहुत पहले हम बोल रहे हैं कि ईज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ हो रही है उस गड़बड़ी को सेट राइट करने की ज़रूरत है। उसको सेट राइट करने की ज़रूरत है, कैसे वो ठीक जी, होगा जी, जी। वो करने की ज़रूरत है। एक और सवाल है सर, आप महागठबंधन में थे कुछ महीने पहले तक और आखिरी समय में आपने महागठबंधन छोड़ा, उसके बाद आप एनडीए के हिस्सा दोबारा बन गए। अब हम बहुत नहीं, अब हम थक गए हैं, बोलेंगे नहीं, इसमें बहुत अच्छा लोगों को दे भी दिया जी, है। जी। अब आप 2 मिनट कह के अब आधा घंटा ले लिया। इस सवाल ना अब इसको जी। नहीं अच्छा सर, पोस्ट पोल अलायंस स्थिति में क्या जीतन राम मांझी दोबारा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब देते जाएं आप। इसका भी कोई जवाब नहीं आएगा, समय तो सब दे देंगे। समय के साथ बताएंगे, मतलब ये फिक्स नहीं है कि एनडीए के साथ स्टिक करेंगे, हो सकता है अभी situation आप पे लोग change इसको हम कह सकते हैं कि आप लोग गड़बड़ी करते हैं, गलत बात बोलते जी। हैं। ऐसा नहीं पूछना चाहिए आपको प्रश्न। क्या करेंगे हम आपको बता देंगे? कोई बता देता है? करें। जी, हमारा काम है हम सवाल पूछें, आप नहीं, दें ना सवाल दें, क्यों ये पूछें? आपकी- सवाल आप- कोई आपकी वांछित इच्छा सवाल है। दिए, आप 5 घंटा से सवाल पूछिएगा, पूछते रहेंगे। चलिए, अब मैं जाइए, समझ कोई रहा हूँ बात आप नहीं। थक गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीतन राम मांझी जी, आप ने हमें समय दिया। हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी आएंगे, देखेंगे जनता का क्या। वहाँ आप लोग जाइएगा, वहाँ तो डर से जबे नहीं कीजिएगा। नहीं, हम आएंगे, हम आज आएंगे आपके चुनाव क्षेत्र में और माहौल भी देखेंगे वहाँ पे।